नमस्कार। जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे आप सभी। आई होप यू आर वेल एंड गुड। आपका हाफ ईयरली एग्जाम हो गया, 12th क्लास फिजिक्स, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, आरबीएससी का। अब बहुत सारे बच्चों का तो अच्छा पेपर गया होगा और बहुत सारे बच्चों का गड़बड़ गया होगा। यानी अभी ये हाफ ईयरली आप सबके लिए एक यूँ कह दो कि पहली ठोकर है। यहाँ संभल गए तो बोर्ड एग्जाम आपका जो मेन एग्जाम होगा मार्च में वो शानदार होगा, और यहाँ भी नहीं संभले तो फिर गए काम से। उम्मीद करता हूँ कि आप जो अभी ठोकर खाने के बाद में जो संभलने का प्रयास कर रहे हैं उनको मैं कुछ गाइड कर पाऊँगा। पेपर का सॉल्यूशन करते समय मैं आपको कुछ तो क्वेश्चन ऐसे बताऊंगा जो आपको तैयार करने ही करने हैं। अभी आपके ईयरली एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ये सॉल्यूशन मैं तैयार कर रहा हूँ। तो चलिए टाइम खराब किए बिना ही अपन चलते हैं सीधे ही सॉल्यूशन पर। अपने ये पेपर आपने सामने देखा होगा, है ना, आप सबके यही पेपर था। देखो ये क्वेश्चन तो भाई ऐसे हैं कि क्या ही बताऊँ मैं आपको। क्या इनको क्रॉप कर लिया जाए? चलिए इनको अपन ऐसा करते हैं, क्रॉप करते हैं। और वैसे मुझे जहाँ तक लगता है कि ये सवाल तो तुम्हें बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, इतने इजी से क्वेश्चन थे यार, इसमें क्या इनका क्या ही जवाब आप ढूंढोगे। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ा मतलब यूँ रहे कि हाँ मेरे जो आंसर है वो सही है कि नहीं है, वो डर जो है वो आपका दूर हो जाए। इधर देखो, पहला क्वेश्चन है बेटा, सिंपल सी बात है कि आपको कूलाम के नियम का उपयोग करना है और आपको बल बताना है। तो कूलाम का नियम सबको पता है, एफ बराबर क्या होता है, के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब देखो इस सिचुएशन में ये कह रहा है एक कूलाम के दो बिंदु धनावेश वायु में 1 मीटर दूरी पर रखे हुए, यानी Q1 और Q2 का मान कितना दे रखा है, एक एक दे रखा है। चलिए सर, तो ये हो जाएगा के 1 × 1 डिवाइड बाई दूरी कितनी दे रहेगी, एक, तो एक का स्क्वायर। तो ये तो कट के 1 हो गया। तो एफ बराबर क्या आया, के। अब जिस बच्चे को के का मान पता है वो इसका जवाब दे देगा। के का मान क्या है, तो आंसर भी क्या है, करेक्ट है। ठीक है। अब के का मान जिस बच्चे को नहीं पता है वो यहाँ उलझ जाएगा कि सर इसको सोल्व किया तो के का मान तो दिया हुआ ही नहीं था। ये रहा के का मान आपके सामने। तो उम्मीद करता हूँ कि इस सवाल का जवाब आपका सही था। चलिए आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, नेक्स्ट पर। यह कह रहा है कि निम्न में से ध्रुवीय अणु है। ध्रुवीय अणु कौन सा है भाई, वो अणु जिसका द्विध्रुव आघूर्ण हो। इस सवाल का जवाब मैं यहां पर क्लियर नहीं करूंगा, आपसे कमेंट सेक्शन में जानना चाहूंगा कि आपने कमेंट सेक्शन में जवाब देकर बताना कि कौन सा आपने सही किया, वहां मैं सही बताऊंगा आपको। और एक चीज यहां से मैं आपको बता दूं, यहां से अभी बोर्ड एग्जाम में आप परावैद्युत वाला टॉपिक उठाना, ध्रुवीय और अध्रुवीय परावैद्युत, उसमें अंतर पढ़ लेना। बोर्ड एग्जाम में सवाल बनता है कि ध्रुवीय और अध्रुवीय परावैद्युत में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। तो एक तरह से वहां ये ध्रुवीय और अध्रुवीय अणुओं का अंतर भी आपको वहां एग्जाम्पल के रूप में क्लियर हो जाएगा। ठीक है। हाँ डेफिनेटली ये नहीं है, ये नहीं है। अब तुम्हारे लिए 50-50 लाइफलाइन कर दिया, अब इन दोनों में से बताना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे। विद्युत वाहक बल, मैंने बहुत बार बोला बच्चों को, कुछ बच्चे न्यूटन करके आए। क्यों करके आए कि सर बल है, बल नहीं है बेटा, यह आंसर आपका गलत है। विद्युत वाहक बल है। कौन सा बल है, विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। तो ये एक तरह का विभवांतर होता है, तो इसका मात्रक क्या है, वोल्ट है सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, और मैं फिर कह रहा हूं आपके बोर्ड एग्जाम में कभी भी हार्ड क्वेश्चन आते नहीं बेटा, वो तो तुम्हारी प्रैक्टिस नहीं होती इसलिए तुम्हें हार्ड लगता है। आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है सीधे लंबे तार में 35 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और तार से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा। इधर देखो, यदि आपको पता हो तो ये होता है म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2πr। अब देखो प्रॉब्लम क्या होती है पता है, बच्चों को म्यू नॉट की वैल्यू नहीं पता होती है। अब यहां पर आई दे रखा है, आर को आपको जो सेंटीमीटर में दे रखा है इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, फिर आपको वैल्यू रखनी है, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। यानी
इस फॉर्मूले में म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू, सॉरी या तो 2 पाई है, म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू डायरेक्टली क्या होती है 10⁻⁻⁷ ठीक है। तो आप यहां से चेक आउट कर सकते हो कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। देखो मैं लाइफलाइन को यूज करते हुए आपके लिए दो ऑप्शन तो बता देता हूँ, ये तो गलत है, डेफिनेटली गलत है, ये तो हो ही नहीं सकते। तो आंसर क्या होना चाहिए बताओ भाई, फिर आंसर क्या होना चाहिए आप देख लो। 10⁻⁻5 यहां भी है, 10⁻⁻5 यहां भी है। आप सीधा ही ऐसा करो ना, म्यू नोट की जगह वैल्यू रखो, आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा, अपने आप क्लियर हो जाएगा। चलो मैं सोल्व करवा ही देता हूँ। सर म्यू नॉट की जगह हो गया 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, इसकी जगह कितनी दे रखी है 35 एम्पियर यानी 35 एम्पियर हो गया सर। इसकी जगह 2 पाई हो गया और इसकी जगह 20 इंटू 10⁻⁻, ध्यान रखना 2, क्योंकि मीटर में सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। पाई से पाई गया, ये एक जीरो इस जीरो को खा गया, तो ये हो गया 2, सॉरी ये तो कट ही गया ना, 1 हो गया ये। और अब ये इसको तो 3.5 गुणा 10 की घात क्या बचेगा, ये ऑप्शन है या ये ऑप्शन है। अब कई बच्चे जो है यहां पर इतनी छोटी गलती करके आए, आपको फॉर्मूला पता है, वैल्यू आपने रख दी, सब कुछ सही रखा, फिर भी आंसर गलत किया, क्यों? क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं है। मैं फिर बता रहा हूं, ऐसे सवालों की प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, नहीं करोगे तो आपका कुछ नहीं होना बेटा, है ना। अब सब कुछ वैल्यू सही रखते हुए भी आप ये जज नहीं कर पा रहे हो कि कौन सा आंसर सही है, तो फिर तो दुविधा ही है ना। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे। और हाँ, यदि तुम बताओगे कि सर बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए कुछ चीज़ें ऑनलाइन भी हमारे लिए प्रोवाइड कर दो, जो बच्चे मुझसे ऑफलाइन नहीं पढ़ते हैं तो कर देंगे, लेकिन रिस्पॉन्स तुम्हारा आना बहुत ज़रूरी है भाई। चलिए आगे वाला क्वेश्चन, विद्युत शक्ति का सूत्र। अरे यार P बराबर क्या होता है वी आई, है कि नहीं। V की जगह आई आर रख दे तो आई स्क्वायर आर, तो देख ले कौन सा सेट हो रहा है, जो सेट हो रहा है वही इसका आंसर है, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उनको देखते हैं। मैं आप सबको फिर ये बताना चाह रहा हूँ कि ये सवाल हार्ड नहीं है, आपकी प्रैक्टिस नहीं है भाई। आपकी प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी आपको उतना ही अच्छा पेपर लगेगा और उतना ही इजी पेपर लगेगा। आपकी प्रैक्टिस शानदार होनी चाहिए। तो मैं आपको और जो बच्चे मुझसे पढ़ते रहते हैं उन सबको यही कहता हूं कि बेटा प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्जाम में आते हुए भी जवाब नहीं दे पाओगे। आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के कोई आपका साथ नहीं देगा, आपका दिमाग ही आपका साथ नहीं देगा। ये कह रहा एक संपूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान क्या होता है भाई, सिंपल सी बात है, अल्टरनेटिंग करंट का जो ग्राफ बनता है वैसे बनता है, एक चक्कर में जितना पॉजिटिव उतना ही क्या हो गया नेगेटिव, तो आंसर क्या हो गया 0, ठीक है। चलिए ये इसका मान मैंने आपको बताया था यार, ये तो किसको बताता ये तो प्रकाश की चाल को बताता है ना। C इज इक्वल टू 1/√μ0 ε0। अब यहां पर कई बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि सर 10 की घात 8 होती है -8 होती है, तो भाई तुम्हारा कुछ भी नहीं किया जा सकता। बहुत सारे बच्चे इस कंफ्यूजन में 10 की घात -8 लिया गया, तो प्रकाश की चाल बेटा, प्रकाश की चाल बहुत ज्यादा होती है तो 10 की घात 8 होगी, बिल्कुल। अब ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है, ये सवाल आपसे क्यों नहीं हुआ होगा इसका कारण देखो बेटा, आपने n/1 का फॉर्मूला पढ़ा है, क्या होता है n2/n1, यही होता है। आपने एक चीज और पढ़ी होगी कि n21 गुणा n12 बराबर क्या होगा 1 होगा सर, क्या होगा 1 होगा। अब यहां क्या कह रहा है, यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2, वायु के सापेक्ष कांच का यानी ग्लास, और ये क्या हो गया एयर, कितना है 3/2। फिर कह रहा है तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक कितना होगा, तो ये कह रहा है कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक कितना होगा। तो ये आपसे पूछा है, ये वाला फॉर्मूला काम में लेना बेटा। देखो आपको मैं बता देता हूं यहां पर ताकि आप कंफ्यूज ना हो।
इधर देखो, एन एयर ग्लास इंटू एन ग्लास एयर, इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। इसकी वैल्यू क्या होगी भाई? 1 होगी। जब इसकी वैल्यू 1 है सर, तो आपको कौन सी वैल्यू दे रखी है? आपको ही दे रखी है ना, ग्लास विद एयर, ये दे रखी है। तो इसको उल्टा ही तो करना है, 2/3 हो जाएगी। 2/3 का है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। काफी बच्चे नहीं कर पाए, रीजन आई डोंट नो, बट फिर भी बहुत इजी सवाल था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। कई बच्चों को तो ये समस्या थी, अरे यार ये दिख रहा है क्या? ये थोड़ा सा पीडीएफ ऐसा ही है, फिर भी मैं बता देता हूँ। एग्जाम क्वेश्चन तो आपके पास है ही है ना, आप देख लोगे। थोड़ा पीडीएफ इस तरह का है, तो कोई नहीं, अपन क्रॉप कर लेते फिलहाल, और फिर मैं बता दे दूंगा कि सवाल में क्या है। तुम्हें शायद ये स्क्रीन पर अभी सही सही नहीं दिख रहा होगा, देख लेना भाई कैसे दिखता है, जो मैं बता दूंगा सवाल क्या है जो, क्योंकि मैं तो पास हूँ ना, कैमरा तो दूर है। मैं बता देता हूँ, एक बार देखता हूँ। हाँ ठीक ठीक दिख रहा है, यदि पूरा साफ नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा। देखो ये सवाल कह रहा है कि उस उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी जिसकी फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है। भाई देखो P = 1/f। अब बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते हैं पता है? सर ये वैल्यू जो है किस में दे रखी है? सेंटीमीटर में दे रखी है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे भाई, यानी इसका आंसर हो जाएगा 100/40। तो इसको काट देते हो, 2.5 होगा। लेकिन आप देखोगे तो यहाँ 2.5 जो है ना, उसके दो आंसर दे रखे होंगे, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आप पॉजिटिव लोगे या नेगेटिव? तो नाम दे रखा ना बेटा उत्तल। उत्तल कौन सा होता है? ये। इसका एफ किधर होता है? इधर। तो इसका एफ पॉजिटिव है, तो एफ पी भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? +2.5। ऐसी सिली मिस्टेक्स भी बच्चे एग्जाम में करते हैं, बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स बच्चों की एग्जाम में देखने को मिलती है, जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलो भाई ये हो गया। इसी की जगह अवतल होता, बाकी सारा डेटा सेम होता, तो आंसर प्लस की जगह किस में आ जाता? माइनस में आ जाता सर। ठीक है, चलिए आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है कि आपको फ्रिंज चौड़ाई, आप सभी जानते हैं यार फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र क्या है? बीटा इज इक्वल λ/d, यही फॉर्मूला है फ्रिंज चौड़ाई का, है कि नहीं? एक मिनट यार, किसी ने फोन कर दिया। इस मोबाइल को फिलहाल मैं फ्लाइट मोड पे डाल देता हूँ 1 सेकेंड, ताकि डिस्टर्ब ना करे। चलो मैंने इसको फ्लाइट मोड पे डाल दिया। तो ये जहां आंसर मिल रहा है आपका, वो आपका आंसर हो जाएगा, है कि नहीं? स्मॉल डी ईयर, सी ऑप्शन इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट कह रहा फोटोन की ऊर्जा का सूत्र कौन सा है? बेटा इधर देखो, फोटोन की ऊर्जा का फॉर्मूला है एच न्यू। न्यू की जगह क्या लिख देंगे? c/λ। तो ई क्या हो जाएगा? hc/λ। तो hc/λ कहाँ मिल रहा है? डी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, चलिए अब ये कह रहा है सीजियम धातु के लिए निरोधी विभव का मान ये दे रखा, उच्चतम गति ऊर्जा का मान कितना होगा? ध्यान देना बेटा, के मैक्सिमम क्या होता है? किसके इक्वल होता है? E गुणा V0 के बराबर, जहाँ V0 निरोधी विभव है, तो इसको E से ही तो गुणा करना है। तो ये हो जाएगा 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देख लो ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन चेक, एक ऑप्शन इज करेक्ट। अब ये कह रहा है कि संगत प्राचल के न्यूनतम मान के लिए प्रकीर्णन कोण का मान कितना होता है? बेटा इधर देखो, ध्यान देना, आपने एनसीईआरटी में जब ये इम्पैक्ट पैरामीटर, एनसीईआरटी 12th का जब इम्पैक्ट पैरामीटर संगत प्राचल पढ़ा था आपने, तब देखना इस तरह का था, है ना? इसमें ये जो डिस्टेंस थी इसको हम डी कह रहे थे। अब ये डी जब न्यूनतम होती है तो डी न्यूनतम कितनी होती है? 0। जब डी न्यूनतम होगी तो इसके क्रोस्पॉन्डिंग संगत प्राचल के न्यूनतम मान के लिए प्रकीर्णन कोण का मान क्या होता है? अधिकतम होता है, और वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। जब संगत प्राचल का मान न्यूनतम होता है, न्यूनतम होता है, उस सिचुएशन में प्रकीर्णन कोण का मान अधिकतम होता है, और अधिकतम प्रकीर्णन कितना है? कितना भाई? 180। देखो यहाँ पर इस बच्चे ने गलती की थी, जिसने भी की थी लिख रखा है, कोई बात नहीं, आपको ये ध्यान रखना है। आपको यदि याद नहीं आ रहा हो तो
मैं बता दूं, एनसीईआरटी में एक ये डायग्राम दे रखा है ना, यदि तुम चाहोगे डिमांड करोगे तो मैं आपको वो वापस इस सॉल्यूशन के बाद भी शो कर दूंगा, अभी ज़रूरत नहीं है, अभी सिर्फ बता दो। हाँ, अंतरतम इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा त्रिज्या ये दे रखी है, तो द्वितीय कक्षा की त्रिज्या, बेटा एक फॉर्मूला है, आर एन इज इक्व टू एन स्क्वायर आर वन। ये अब आपको R2 पूछिए, तो R2 क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 गुणा R1, यानी R1 की वैल्यू जो भी दे रखी है उसको 4 से गुणा कर लो, इसको 4 से गुणा कर लो। इसको 4 से जब गुणा करोगे तो 4 तरी 12 और 4 पंजे 20, 21, ये वाला आंसर आपका मैच करेगा। 4 गुणाई तो करनी है। चलिए, यही बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि सर क्या करे क्या करे। चलो आगे आ जाओ। हाँ भाई, यहाँ तक के सवाल ले लेते हैं अपन, आपके जितने फिल इन दी ब्लैंक्स हो सकते हैं उतने क्रॉप कर लेता हूँ मैं एक बार के लिए, या फिल इन दी ब्लैंक्स बाद में करेंगे, पहले ये एमसीक्यू निपटा देते हैं। एमसीक्यू वगैरह पहले निपटा देते हैं, तो हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या की ये बात तो होगी, ये 2 एमसीक्यू और बचते हैं, है ना, इनको और कर लेते हैं। चलो आ जाओ, इन 2 को और कर लेते हैं। हाँ, इधर देखो भाई, सामने ध्यान दो, ये क्वेश्चन रहा आपका, कह रहा नाभिकों की द्रव्यमान संख्याएं का अनुपात ये दे रखा, त्रिज्याओं का अनुपात पूछा। बेटा इधर देखना, R बराबर होता है R नॉट ए की पावर 1/3, तो R1 बटा R2 क्या हो जाएगा सर, R1 बटा R2 हो जाएगा A1 बटा A2 की पावर 1/3। A1 बटा A2 दे ही रखा है आपको, है ना, तो ये जो होगा 3/81 की पावर 1/3, तो ये 27 से 81 हो जाएगा, तो 1/27, है ना, की पावर 1/3, तो ये तो हो जाएगा भाई 3 की पावर क्यूब, सोल्व करेंगे तो 1/3, तो 1:3 कहाँ आ रहा है भाई, 1:3 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है। फिर ये कह रहा है कि निम्न में से डोनर इंप्योरिटी यानी दाता अशुद्धि कौन सी है, डोनर कौन है भाई, है आप जब सेमीकंडक्टर चैप्टर को पढ़ते हैं तो वहाँ एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर को पढ़ते हैं, तब आपको पता चलता है कि एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर से ही बनता है, उसमें डोपिंग कर दी जाती है या तो पेंटावेलेंट इंप्योरिटी की और या फिर ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी की। पेंटावेलेंट को डोनर बोलते हैं, दाता बोलते हैं, और ट्राईवेलेंट को ग्राही यानी असेप्टर बोलते हैं। तो बैंगन, आलू, गाजर, इन ये इसकी बात करते तो जनरली ये हम उसमें क्या करते हैं, मिलाते हैं, ये एल्यूमिनियम, गैलियम और इंडियम। और एक क्या होता है भाई, एक तो ये हो गया, एक क्या होता है नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी, तो हम ये मिलाते हैं। तो अब इनमें से आपको ये देखना भाई, देखो ध्यान देना, कौन कौन सा दे रखा है, एल्यूमिनियम, गैलियम और इंडियम, तो इसके ऑप्शन में एल्यूमिनियम दे रखा है और बोरोन भी दे रखा है, चलो ठीक है, बोरोन भी दे रखा है, बोरोन भी दे रखा है और इंडियम भी दे रखा है। बच कौन सा गया, आर्सेनिक। इसका मतलब इसका आंसर कौन होगा, क्योंकि 3 आंसर तो हो नहीं सकते ना, इतना तो बुद्धि लगा देनी है। अब आप यहां से ये भी जज नहीं कर पा रहे हो कि कौन किसको त्रिसंयोजी कहेंगे, किसको पंचसंयोजी कहेंगे, किसको दाता कहेंगे, किसको ग्राही कहेंगे, तो आप सिर्फ यहीं से ऑब्जर्व करके देख सकते हो ना कि इसका आंसर तो एक ही सेम होगा। ये तीनों तो एक ही प्रकार के हैं, ये तीनों तो क्या है, एक ही प्रकार के हैं। जब तीनों एक ही प्रकार के हैं तो जो बच गया वो दूसरे प्रकार का हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो ये जितने भी सवाल थे, ऐसे सवाल आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अब आप में से बहुत सारे बच्चे कह सकते हैं क्या सर ये क्वेश्चन रिपीट होंगे, डेफिनेटली, क्यों नहीं होंगे,
क्वेश्चन पूछने से क्वेश्चन मर थोड़ी जाता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई, यहाँ से रिपीट होते ही है, आगे भी होंगे और होते रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अपन फिल इन दी ब्लैंक्स कर लेते हैं। एक चीज ध्यान रखना बेटा, ज्यादातर बच्चों के नंबर यहीं कट जाते हैं, बड़े क्वेश्चन में तो बहुत कम बच्चों के नंबर कटते हैं बेटा। क्वेश्चन कट नंबर कटते हैं, नंबर कटते हैं इन छोटे छोटे क्वेश्चनों में, इन छोटे छोटे सवालों में। हाँ, कह रहा समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर बल आघूर्ण की दिशा विद्युत क्षेत्र और दोनों के, हाँ इधर देखना बेटा, ध्यान देना, यहां क्या लिखना था आपको, टो क्या होता है, P क्रॉस E, यानी ध्यान रखना द्विध्रुव पर कार्यरत बलागुण की दिशा, बलागुण की दिशा P क्रॉस E के क्या होती है, यहां क्या लिखोगे, लंबवत, क्योंकि P क्रॉस E से जो निर्मित तल होगा उसके क्या होगा, लंबवत होगा, तो P के भी क्या हो गया लंबवत और E के भी क्या हो गया लंबवत। तो इस फिल इन दी ब्लैंक्स में आपको क्या लिखना था, लंबवत लिखना था। जो बच्चों ने, शायद इस वाले ने तो नहीं लिखा था, जिसका भी मैंने पेपर कॉपी किया यहाँ पर लिया उसने तो नहीं लिखा था। ताप बढ़ाने पर चालक की प्रतिरोधकता का मान, ध्यान रखना बेटा, ताप बढ़ा रहे, ताप बढ़ा रहे, चालक है, चालक है तो उसकी प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी भाई, बढ़ जाएगी, क्या हो जाएगी, बढ़, प्रतिरोधकता का मान बढ़ता है, प्रतिरोधक का मान क्या हो जाएगा, बढ़ता है, तो यहां क्या लिखना था, बढ़ता लिखना था, राइट। यही यदि अर्धचालक होता तो उल्टा होता, ठीक है। चलिए, धारा मापी को वोल्ट मीटर में जोड़ने के लिए कुंडली के कौन से क्रम में जोड़ते हैं भाई, श्रेणी क्रम में, कौन से क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। और एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए संट, समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध जोड़ते हैं। चलो ठीक है, ये कहना अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या होता है बेटा, एवं अल्प होता है। तो अनुचुंबकीय के लिए तो चुंबकीय प्रकृति का मान क्या होता है, धनात्मक होगा और अल्प होगा। एक पूर्ण चक्र में किसी प्रेरक को आपूर्त माध्य शक्ति कितनी होती है, शून्य होती है भाई, कितनी होती है, शून्य होती है, ध्यान रखना। कैपेसिटर हो चाहे इंडक्टर हो, इनके लिए फाई, जिसे हम कहते हैं फेज, 90 डिग्री होता है। और एवरेज पावर का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है P cos फाई। अब यहां फाई की वैल्यू आप क्या रखो, 90, वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। यहां पर चाहे वो प्रेरक हो, इंडक्टर हो, चाहे कैपेसिटर हो, पावर क्या आएगी, 0 ही आएगी। हाँ, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या का मान फोकस दूरी का कितना होता है भाई, R बराबर क्या होता है, 2F होता है, तो 2 गुना लिखना था, यहाँ क्या लिखना था, 2 गुना या 2 गुना, जो भी आप लिख दोगे, है ना। कितना गुना हो गया सर, 2 गुना हो गया, ठीक है। चलो 2 पाई कलांतर के तुल्य पतांतर, इधर देखो बेटा, पतांतर ध्यान रखना, फॉर्मूला बता रहा हूं, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लेमडा बाई 2 पाई इंटू डेल्टा फाई, ये फॉर्मूला है। अब यहां पर डेल्टा फाई की वैल्यू कितनी दे रखी, 2 पाई, यहां रख के देख लो, डेल्टा फाई क्या हो, डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा लेमडा बाई 2 पाई इंटू 2 पाई, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेमडा, आप लिख भी सकते हो यहां से, है ना। अरिएशनो पथांतर बराबर लेमडा बटा 2 पाई इंटू कलांतर, ये वाला सूत्र काम में लिया भाई, ये वाला सूत्र काम में लिया। ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की उच्चतम गतिज ऊर्जा आपतित किरण की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है, किस पर निर्भर नहीं करती है, तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। तो ये जब आप नोट्स में देखोगे, अब मैं जब ये बात बोल रहा हूँ तो मैं अपने कोचिंग में मुझसे पढ़ने वाले बच्चों को बोल रहा हूँ कि आप जब नोट्स में जाके देखोगे तो आपको ये सारे पॉइंट स्टार लगा लगा के लिखवा रखे हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ऐसे फिल इन दी ब्लैंक्स आपके बोर्ड एग्जाम में भी आएंगे, क्योंकि अभी न्यूज़पेपर में क्या था,
कि हाफ ईयरली का जो पैटर्न आएगा वही ईयरली का पैटर्न आएगा, है ना। यहाँ कुछ और दे रखे क्या? ओके, ये दो और दे रखे हैं, फिल इन दी ब्लैंक्स, इनको देख लेते हैं अपन। एक बच्चा तो मुझे ये आके कह रहा था सर फिजिक्स का पेपर खराब चल गया। पूछा क्यों? कि सर पाव पाव के कोई आंसर होते हैं क्या? मतलब आपके जो एमसीक्यू आ रखे 1/4 के आ रखे ना, पाव पाव के कोई आंसर होते हैं क्या? तो पाव पाव के होते हैं बेटा। जब पाव पाव के 4 कट जाएंगे तो 1 कट जाएगा, सिंपल सी बात है। नाभिक के चारों ओर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा सदैव क्या होती है भाई? या तो दो, यहां पर एक चीज भी लिखेंगे, ऋणात्मक लिख दिया तो भी चलेगा, नियत लिख दिया तो भी चलेगा, संरक्षित लिख दिया तो भी चलेगा, है ना। समझ रहे हो ना? हाँ, वैसे कुल ऊर्जा ऋणात्मक होने का मतलब यह है कि वो बद्ध निकाय है, स्टेबल सिस्टम है ना। हाँ, कैसा हुआ बेटा पेपर तुम्हारा? अच्छा हुआ है? फिजिक्स मैथ का देके आगे ठीक ही आए थे या ऐसा मुंह लटका हुआ क्यों है? एक रह गया था, गिर गई थी नीचे, कहाँ से? कोई बात नहीं, चलो ठीक है, मैं थोड़ा ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ फिर बात करते हैं, है ना। हाँ, आज ये बच्चों का जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैथ्स का पेपर भी तुम्हारा हो गया, तो 2 बालिका आ गई है, हेटी पड़ गई। चलो कोई नहीं। ये कह रहे ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की, भाई चालकता क्या लिखना था? चालकता। ये चालकता क्या होती है? बढ़ती है। कई बार यहाँ बढ़ती की जगह घटती लिख दे तो क्या लिख देंगे फिर वहां पर? प्रतिरोधकता लिख देंगे। क्या लिख देंगे? प्रतिरोधकता। ठीक है, तो इस तरह के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। अब अपन ऐसा करते हैं, फटाफट से छोटे छोटे सवालों पर चलते हैं। हाँ, ये कह रहा है विलगित ऋणावेश के कारण समविभव पृष्ठ को चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। ये कुछ सवाल इधर ले लेते हैं क्या? क्रॉप ही कर लेते हैं यार, छोटे छोटे सवाल ही तो है। अब एक बच्ची ने आगे पूछा सर इसका क्या होगा? भाई आपने जो एकल आवेश के कारण विद्युत सॉरी समविभव पृष्ठ देखे थे ना, वही है, अलग नहीं है। लेकिन बच्चे क्या कि यूं घबरा जाते हैं ऐसे वर्ड सुन के, विलगित क्या होता है, ये क्या होता है, मतलब कुल मिला के डापा चूक हो जाते हैं, वो आपको नहीं होना है। ठीक है, ये कह रहे विलगित ऋणावेश के कारण, अरे यार ये एकल आवेश क्यों है? अब इसके कारण जो समविभव पृष्ठ बनेंगे वो सकेंद्रीय गोलाकार बनेंगे। अब यदि ये ऋणावेश है तो आपको सिर्फ एक्स्ट्रा ये करना था कि एरो जो है वो कहां दिखाने थे? ऐसे दिखाने थे। यदि धनावेश होता तो एरो कहां दिखा देते? भाई बाहर दिखा देते सर, है यही होता ना, एरो कहां दिखा देते? बाहर दिखा देते, सिंपल सी बात। चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओम के नियम को प्रदर्शित करने वाला V और I का ग्राफ खींचना है। ये लो, इधर ले लो V और इधर ले लो I। ये लो सर, ये बन गया। स्ट्रेट लाइन होता ना, VI के समानुपाती होता। चलो, ये कह रहा है कि जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में गति करता तो उसकी चाल में कमी क्यों आती है? अच्छा क्वेश्चन है भाई। जब हम अपवर्तन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? अपवर्तन की बात करते हैं, तब आपको एक शब्द समझ में आएगा जिसे हम कहेंगे अपवर्तनांक। क्या कहेंगे? अपवर्तनांक। तो हम यहां पर यह कह सकते हैं कि सघन माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा है। सघन माध्यम का क्या है? अपवर्तनांक ज्यादा है। एक चीज और आप देख सकते हो कि जो V होती है ना, V वो n गुणा लेमडा के बराबर होता है। और n क्या है सर? फ्रीक्वेंसी है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी अनचेंज्ड रहती है, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है सर। लेकिन उसकी वेवलेंथ लेमडा जो है, तरंग दैर्ध्य है, जो क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है, बदल जाती है। तो ध्यान रखना बेटा, जवाब क्या दोगे? पहला जवाब तो वो था जो हल्का था, वो दे सकते हो। सटीक जवाब क्या होगा कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी तरंग दैर्ध्य बदल जाती है। जब उसकी तरंग दैर्ध्य बदल जाती है तो उसकी चाल क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। अब सघन माध्यम में उसकी तरंग दैर्ध्य क्या हो रही है? डेफिनेटली कम हो रही है, तो उसकी चाल क्या हो जाएगी? कम। तो सघन माध्यम में उसकी तरंग दैर्ध्य घट जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन।
आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए। वाह रे वाह, ये भी नहीं लिख पाए क्या भाई? फाई बराबर फाई नॉट प्लस ईवी नॉट, ये लो, सिंपल सी बात है? एच न्यू के पदों में लिखना चाहो तो लिख लो, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, ये कह रहा हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में कुल ऊर्जा कितनी है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इस अवस्था में गतिज ऊर्जा कितनी होगी? कितनी होगी? अब मैं आपको एक चीज बताऊं यहां से, सिर्फ कुल ऊर्जा जो होती है ना, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब ध्यान देना, टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है और ये भी क्या होती है? नेगेटिव होती है। बट भाई पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव, बट काइनेटिक एनर्जी क्या होती है सर? ये पॉजिटिव होती है। काइनेटिक एनर्जी धनात्मक होती है। तो ध्यान देना, एक्चुअल में काइनेटिक एनर्जी जो होती है ना, वो माइनस ऑफ टोटल एनर्जी होती है। माइनस ऑफ टोटल एनर्जी होती है। तो टोटल एनर्जी की वैल्यू यहां रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर कितना हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी का। सिंपल सी बात है, सिर्फ माइनस का प्लस करना था, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यूं फालतू में डापा चूक होते हो। अरे हाँ या ना? किसी को दिक्कत है क्या? नहीं होना चाहिए। अब भी दिक्कत है तो बेटा फिर आपने क्या ही सिलेबस पढ़ा है? मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। द्रव्यमान क्षति की परिभाषा लिखिए। क्या कोई बच्चा इसको परिभाषित नहीं कर पा रहा है? वाह वाह, यदि द्रव्यमान क्षति को नहीं परिभाषित कर पा रहा है तो 12वीं बोर्ड की काई की तैयारी कर रहा है तू? ये भी बताना पड़ेगा तेरे को। चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम लिखिए। बहुत बार बोला बच्चों को, है क्लोज लूप इंटीग्रल बी डॉट डी एस इज इक्वल टू 0। कार्यक्रम समाप्त, इसके अलावा कुछ लिखना ही नहीं था। बंद लूप पर चुंबकीय क्षेत्र का पृष्ठीय समाकलन क्या होता है? 0 होता है। चलिए, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम लिखिए। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का कौन सा नियम लिखे सर? तो आपको प्रथम नियम लिखना है यहां पर, समझ रहे हो ना? दोनों ही लिख दो तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं, आप सोच के देखो, लेकिन आधा नंबर का सवाल है तो आपको सिर्फ विद्युत चुंबकीय प्रेरण को प्रेरण का ही नियम लिखना है, प्रथम नियम ही लिखना है, जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो है कारण बताता है कि क्यों विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना हो रही है, और दूसरा उसका परिमाण बताता है। वहां जो माइनस आता है वो लेंज के नियम की वजह से आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना? आप नीचे प्रेडिक्ट भी करना कि कितने कितने जो है आपके नंबर आ सकते हैं इस एग्जाम में, है ना? और बोर्ड एग्जाम में आप कितने नंबर लाएंगे, है ना? ये आप बताना, ठीक है? चलिए, अब डेफिनेटली बड़े क्वेश्चन आ गए, तो अब इन क्वेश्चन में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन ना करते हुए मैं सीधे ही आपको लगेगा कि इस सवाल को करवाना चाहिए उसको करूँगा, अदरवाइज मैं बोल के बताऊंगा कि या ये करना या ये करना या ये करना। सिंपल सी बात है भाई, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट चालक क्षेत्रफल ए है, प्रतकन दी है, तो धारिता का सूत्र व्युत्पन्न करना है पूर्णतः भाई। ये C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन 0 डिवाइड बाई डी, ये सूत्र व्युत्पन्न करना है। जहां से भी आप पढ़े हो, चाहे मुझसे पढ़ो चाहे कहीं से पढ़े हो, आपको संधारित्र पढ़ाने वाले मार्ट साहब ने समांतर प्लेट संधारित्र का ये व्यंजक बनवाया होगा, चाहे तरीका कोई सा भी रहा हो, यही व्यंजक बनाना है। बच्चे कंफ्यूज हो गए। अरे कंफ्यूज क्या हो गए यार, होने की जरूरत ही नहीं थी। लैंग्वेज में इतना चेंज तो करेगा ही। अभी यही यदि सवाल ऐसा आ जाता ना कि समांतर प्लेट संधारित्र क्या है, इसकी धारिता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए, तो बच्चे कर देते। अब इसने लैंग्वेज में ये दिया तो डापा चूक हो गए, तो तुम्हारी दिक्कत है। ये क्या, 10 वोल्ट और नगण्य आंतरिक प्रतिरोध की एक बैटरी एक गण्य परिपथ जाल के विकर्णते सम्मुख कोनों से जुड़ी है। परिपथ जाल में 1 ओम के 12 प्रतिरोध होते, जाल का समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ये सवाल मैं आपको क्या करता हूं, करवा देता हूं यार, है ना? अच्छा रहेगा। इधर देखो, मैं कहता हूं कि आपको, वैसे मैंने सोल्व भी करवाया ये सवाल, जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं उनको, है ना? चलिए अपन ऐसा करते हैं, यहां और यहां विकर्णते सम्मुख क्या जोड़ देते हैं? बैटरी जोड़ देते हैं सर, है ना? और इस बैटरी की वोल्टेज कितनी है भाई? सवाल में जाकर देखे तो बैटरी की वोल्टेज है 10। चलिए सर 10 वोल्ट हो गई प्लस माइनस, है ना?
इसका भी मान 1 है, यहां जो प्रतिरोध है, यहां जो प्रतिरोध है, यहां जो प्रतिरोध है, सबका मान 1 है। अब एक काम करते हैं अपन, एक काम ये करते हैं कि हमें ये नहीं पता ना, हमें ये नहीं पता, तो मैं कहता हूं कि इसका मान भी आप आर ले लीजिए, इसका भी आर ले लीजिए, इसका भी आर ले लीजिए, इन सब का मान क्या ले लीजिए, आर ले लीजिए। क्या ले लीजिए, आर ले लीजिए सर। और मैं कहता हूं कि ये ई विद्युत वाहक बल की बैटरी है, कितनी, ई विद्युत वाहक बल की बैटरी है। तो सर इसने यहां कोई धारा दी होगी, बिल्कुल दी होगी। मैं मान लेता हूं इसने 6 I धारा दी, ये आई डैश है, टोटल करंट 6 I। तो यहां आई तो 2I इधर चली गई, 2I इधर चली गई और 2I इधर चली गई, उधर जो गई उससे मुझे कोई मतलब नहीं। यहां आई 2I, आई इधर चली गई और आई इधर चली गई। अब ध्यान देना, यहां से एक आई इधर आई, तो ये आई और ये आई जुड़ गई, इधर कितनी चली गई, 2I चली गई। मुझे बाकी किसी से मतलब नहीं, मुझे तो इसमें वोल्टेज का नियम लगाना है। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू -2IR, सॉरी E -2IR माइनस IR माइनस, बताओ क्या हो जाएगा, IR इज इक्वल टू 0। तो ये 5IR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E है। तो अपने पास सर I कितना हो जाएगा, I हो जाएगा सर E/5R। ठीक है। अब यहां से एक चीज ध्यान देना, मुझे तो R इक्विवेलेंट पता होने के लिए ये जरूर पता होना चाहिए कि E बटा क्या होना चाहिए, I डैश। I डैश का मान क्या होगा सर, I डैश का मान तो ये होगा 6 गुणा I है। तो ये I की वैल्यू यहां रखो तो I डैश क्या आ जाएगा सर, 6/5 और E बटा R, ये वैल्यू यहां रखो तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा सर, E और नीचे क्या हो जाएगा 6E और 5R, ये कट गया। तो R इक्विवेलेंट क्या आया, ये आया सर 5/6R, और इस स्मॉल r का मान कितना दे रखा है 1, तो R इक्विवेलेंट का मान क्या हो जाएगा 5/6 ओम। कार्यक्रम समाप्त। सर हमें तो नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, ऐसे बहुत सारे सवाल तुम्हें अलग से करवा देंगे, अभी टाइम थोड़ी है इन सब चीजों को समझाने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह कह रहा है कि किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थित प्रतिचुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए क्षेत्र रेखाएं खींचिए। अरे कुछ नहीं यार, ये लो मान लो प्रतिचुंबकीय, तो प्रतिचुंबकीय के लिए क्षेत्र रेखाएं बाहर से होकर जाएगी, और अनुचुंबकीय है तो इससे क्षेत्र रेखाएं अंदर से होकर जाएगी। ये अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो पदार्थों का वर्गीकरण में टॉपिक में आता है, वहां देखना ये एनसीईआरटी में ऐसे कैसे 2 डायग्राम बना रखे हैं, और पढ़ाते समय मैंने बताया भी था, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि कमला एक स्थिर साइकिल के पेडल को घुमाती है, पेडल का संबंध 100 फेरों वाली और 0.10 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाली एक कुंडली से, कुंडली प्रति सेकंड आधा चक्कर कर पाती है, और 0.01 टेस्ला तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन के लंबवत रखी है। कुंडली में उत्पन्न अधिकतम वोल्टता ज्ञात कीजिए। इधर देखो बेटा, सिंपल सी बात है, E नॉट पूछा है, NBA ओमेगा, यह सूत्र काम आएगा और कुछ भी नहीं। कौन सा सूत्र काम आएगा, NBA ओमेगा, है ना। यदि और डिटेल की बात करें तो मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि यह सूत्र आपका काम आएगा। बेटा अपना एनसीईआरटी का जो है ना एग्जाम्पल, ये है वो, लैंग्वेज भी नहीं बदली। यदि कोई सवाल को नहीं कर पाया तो मैं बता दूं, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, जाके देख लेना, जहां आपको प्रत्यावर्ती जनित्र पढ़ाया गया उसके बाद का ही एग्जाम्पल है, लैंग्वेज तक नहीं बदली, वहां से उठाया गया है। सूत्र लगेगा NBA ओमेगा, N नंबर ऑफ टर्न्स, B चुंबकीय क्षेत्र, A क्षेत्रफल, और ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, बस वैल्यू उठा के रखनी है। इसलिए मैं यहां पर आपको बता रहा हूं कि जाके वहां देखना आपको कैसे करना था इस सवाल को, है कि नहीं। चलिए
मैं वो मास्टर नहीं हूं बेटा जो आंसर बताते, मैं वो मास्टर हूं जो आपको ऐसे जागरूक करता हूं, भाई तुम नहीं पढ़ोगे तो मुझे तो सब आता है कि नहीं? यदि तुम नहीं पढ़ोगे तो मुझे तो सब आता है, और जितने नंबर तुम लाने का सोच रहे हो उतना हम ला के बैठे हैं, है कि नहीं? तो नंबर तुम्हारे तभी आएंगे जब तुम मेहनत करोगे, है कि नहीं? सिंपल सी बात, सीधी बात, नो बकवास। नंबर तभी आएंगे जब तुम पढ़ोगे। आगे देखो, हाँ ये कह रहा परिनालिका में संचित चुंबकीय ऊर्जा का व्यंजक, परिनालिका के चुंबकीय क्षेत्र बी और क्षेत्रफल ए और लंबाई एल के पदों में ज्ञात कीजिए। यदि आप देखो तो बेटा ध्यान देना, ध्यान देना आराम से, तब तो आप इसका जवाब दे पाओगे, अदरवाइज नहीं दे पाओगे। चुंबकीय ऊर्जा का व्यंजक होता है 1/2 LI²। आपको कुछ नहीं करना, यहां पर L का मान लिखना है। L किसका? परिनालिका का। अब परिनालिका का L क्या होता है बताओ भाई? L को मैं यदि लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा? 5/I तो लिखूंगा, और 5 की जगह क्या लिखूंगा? B इंटू ए। L बराबर क्या हो गया बताओ? 5 की जगह B इंटू ए डिवाइड बाय आई। वैल्यू तो पुट करनी है, इतना सा ही तो काम है। अब आपको सर ये B जो है वो कहां से लाएंगे, क्यों लाएंगे? B के पदों में ही लिखना है तो क्यों लाएंगे? और अब परिनालिका में फेरों की संख्या यदि n है तो मैं क्या लिख दूंगा? n5/i, तो यहां n आ जाएगा। सर ये n आ गया तो n/l तो क्या होता है? स्मॉल n होता है, तो n क्या हो जाएगा? n इंटू एल। पूरा डिटेल में ही करवा दूं क्या? इधर देख, चुंबकीय ऊर्जा का व्यंजक होता है किसी भी कुंडली या परिनालिका में 1/2 LI², जो कि हम जानते हैं L क्या होता है सर? 5/I होता है। n फेरे हैं तो n5/I कर दो। चलो सर L क्या हो जाएगा बताओ? यहां पर यदि वैल्यू रखे तो क्या हो जाएगा? NBA/I। चलिए सर L हो गया बराबर, n की जगह n गुणा L लिख दूं, B गुणा A लिख दूं, डिवाइड बाय I लिख दूं। अब ये कैपिटल L की वैल्यू उठा के कहां रखूं? यहां रखूं, तो U का व्यंजक क्या हो जाएगा? 1/2 NLBAI इंटू यहां क्या हो गया? तो एक I से एक I गया तो U क्या आया? ये आया सर NBAL डिवाइड बाई 2। इसमें देखो B है, यस, A है, यस, L है, यस, यही तो तीनों चाहिए थे सर। अब मॉडिफिकेशन तो बेटा ऐसा तो थोड़ा बहुत तो कर सकता है, हाँ ऐसा कोई डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी में डेरिवेशन नहीं है, लेकिन फिर भी कई बार आ जाए तो आपको करना कुछ नहीं था। चलिए आगे आ जाते हैं। यह कह रहा है उन विद्युत चुंबकीय तरंगों के नाम लिखिए जो खिंचाव को दूर करने में सहायक है। बेटा कभी कभी आपने देखा हो, सर्दियों में स्पेशली, है ना, हम कहते हैं कि हमारी नस खिंच गई या हाथ में दर्द हो रहा है ना, तो मम्मी कहती है कि ऐसा कर, या तो चूल्हे के पास बैठ के जो रुमाल है, तुआल है, उसको गर्म कर और यहां बार बार से लगा, उससे क्या हो जाएगा? उससे खिंचाव दूर होगा। अब कैसे होगा वो आगे का पोर्शन है, लेकिन हमें अब विवाह पहचान करना है कि ऐसा मम्मी ने करवाया है, तो वो विद्युत चुंबकीय तरंग है कौन सी? सर ये तो गर्मी के कारण उत्पन्न हो रही है, और गर्मी के कारण कौन सी उत्पन्न होती है? इंफ्रारेड। कौन सी होती है सर? इंफ्रारेड। ठीक है, चलिए जल शोधन में आप वाटर प्यूरिफायर देखते हो, उसमें लिखा होता है यूवी प्रोटेक्शन, अल्ट्रा वायलेट प्रोटेक्शन, तो वो कौन सी होगी? अल्ट्रा वायलेट।
है ना। इसको अवरक्त भी कहते हैं हम, और इसको पराबैंगनी भी कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये लो, कुछ भी नहीं था। ये कह रहा है एक छोटी दूरबीन की अभिदर्शक और नेत्रिका की क्षमताएं ये दे रखी है, आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। बेटा एम का सूत्र होता है एफ ऑफ ओ डिवाइड बाई एफ ऑफ ई, यही होता है। तो ये हो जाएगा सर पी ऑफ ई डिवाइड बाई पी ऑफ ओ, पावर की टर्म्स में लिखेंगे तो ये हो जाएगा। पावर दे रखी है ना इनकी, पी ऑफ ई। अभिदर्शक की तो दे रखी है, और नेत्रिका की दे रखी है, तो ये जाएगा 27/3, तो 9/1 या 9 हो जाएगी। तो आवर्धन क्षमता कितनी आ गई इसकी, 9। यदि वैल्यू रखने में कोई दिक्कत होगी तो देख लेना भाई आप, है ना। यदि ये फॉर्मूला एफ ऑफ ओ डिवाइड बाई एफ ऑफ ई होना चाहिए, उल्टा हो जाए तो आप देख लेना, आंसर तो उल्टा हो गया मान लो तो 1/9 आ जाएगा। ठीक है, चलिए। प्रकाश के विवर्तन को परिभाषित कीजिए। सर ये विवर्तन 1.5 नंबर का है, तो बेटा यहाँ सिर्फ परिभाषा ही नहीं लिखनी थी, या विवर्तन की खोज किसने लिखी थी, है ना, की थी, वो भी लिखना था। विवर्तन कितने प्रकार का होता है वो भी लिखना था। और यदि थोड़ा बहुत याद है तो विवर्तन के उन दोनों प्रकार में तुलना भी करनी थी, तब जाके 1.5 नंबर मिलेंगे। समझ गए ना। सिर्फ परिभाषा लिख के आने से 1.5 नंबर नहीं, ये लिखा परिभाषित कीजिए, सिर्फ परिभाषा से 1.5 नंबर नहीं मिलेंगे बेटा। ठीक है, ये सवाल 1.5 नंबर का था। चलिए आगे बढ़ते हैं, पूरा पेपर को डिस्कस कर रहा हूं मैं, आ जाओ आगे। हाँ भाई, ये वाला सवाल भी बहुत सारे बच्चों ने 12वां क्या किया था, गलत किया था। ठीक है, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। 1.5 का नहीं, 1.25 का है, सॉरी, 1 से 1/4 का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ परिभाषा 1.25 नंबर की परिभाषा थोड़ी पूछेगा यार। हाँ देखो, यहाँ बच्चों ने क्या बेटा, यहाँ पर आपको आई मैक्सिमम आई मिनिमम का अनुपात पूछा है, और बच्चे क्या करके आगे बताए, बच्चे करके आगे I1 और I2 का अनुपात करके आगे। उन्होंने सही किया कि सर आयाम का वर्ग जो होता है वो तीव्रता के समानुपाती होता है, या तो फिर तीव्रता आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। सही किया आपने, लेकिन यहां नहीं पढ़ा आपने, अधिकतम और न्यूनतम पूछा है। तो आई का जो एक सूत्र है ना वो लिखवाता हूं मैं। आई का सूत्र होता है सर I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 cos फाई। बेटा ध्यान देना, यहां अधिकतम के लिए फाई की वैल्यू क्या होगी, और न्यूनतम के लिए फाई की वैल्यू क्या होगी, 180। यानी उसके करोस्पॉन्डिंग आई मैक्सिमम की बात करूं तो सर आई मैक्सिमम जो मिलेगा वो √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर होगा, और आई मिनिमम जो मिलेगा सर वो √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर मिलेगा। सर तो आई मैक्सिमम बटा आई मिनिमम का अनुपात क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर √I1 प्लस √I2 और √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। सर ये I1 I2 तो दिया हुआ ही नहीं है, तो अब हम यहाँ लिखेंगे I1 बराबर K गुणा A1 का स्क्वायर और I2 बराबर K गुणा A2 का स्क्वायर। अब जिस इसको रख के हम सोल्व करेंगे ना, तो ये एक्सप्रेशन बनेगा A1 प्लस A2 A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। और यहां से आपको जो अनुपात दे रखा है वो 4:3 दे रखा है, 4:3 दे रखा है। ठीक है, यानी ये अनुपात दे रखा है आपको A1 बटा A2, 4/3। तो यहां से A2 कॉमन ले लूं और काट लूं तो ये हो जाएगा A1 बटा A2 प्लस 1 और A1 बटा A2 माइनस 1, इसका होल स्क्वायर। इसको सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। एक्चुअल में ये फॉर्मूला लिख के आपको सोल्व करना था, पता चला जिन बच्चों को, और पता तो उसी को चलेगा भाई जो लास्ट तक देखेगा, है ना। ये जबरदस्ती का काम नहीं होता बेटा, ये तभी होंगे जब आपकी बुद्धि बराबर काम कर रही होगी। अदरवाइज
मैंने तो सब कुछ पढ़ाया आपको, जो जो भी गुरुजी पढ़ा रहे होंगे उन्होंने भी सब कुछ पढ़ाया ही है, फिर भी आप नहीं कर पाए, क्योंकि ज़बरदस्ती कुछ नहीं होता है। ठीक है, यदि नंबर आपको लाने हैं तो ही आप लाओगे, तो ही आप पढ़ोगे, अदरवाइज इंस्टाग्राम पर रील तो बनाओगे ही। प्लेटिनम और पोटेशियम के कार्यफलन ये दे रखे हैं, इनकी देहली आवृत्तियों का अनुपात बताना है। बेटा देखो कार्यफलन क्या होता है, फाई नॉट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट। ठीक है, तो मैं इसको फाई प्लेटिनम के लिए 1 लिख दूं तो ये हो जाएगा एच न्यू 1, और इसको फाई 2 लिख दूं तो एच न्यू 2। तो फाई 1 बटा फाई 2 क्या हो जाएगा सर, एच से एच कट गया, न्यू 1 बटा न्यू 2। तो फाई 1 की वैल्यू तो आपको दे ही रखी है, फाई 2 की वैल्यू आपको दे ही रखी है, तो 7.50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाई 2.50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो न्यू 1 बटा न्यू 2, इसको आप सोल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा 25-75। सोल्व करोगे 3 बटा 1 आंसर आ जाएगा, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी न्यूमेरिकल काफी बच्चों से नहीं हुआ तो क्या करें बताओ, कुछ भी तो नहीं किया जा सकता। बोर के परमाणु प्रतिरूप की 2 सीमाएं लिखिए, है ना। एक तो जीमान प्रभाव को क्या नहीं कर सकता है, एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। और मैं फिर कहता हूं बेटा, अब मैं कितना ही बता दूं आपको, फिर आप भूल जाओगे। तो मैं तुम्हें सोर्स बता देता हूँ, जाके आप ये जो चैप्टर है जहाँ भी बोर के परमाणु मॉडल की बात की गई, उस चैप्टर के पीछे जो समरी दे रखी है ना, उसको जाके देख लेना, उस समरी में लिखा हुआ है। अब तुम देखते नहीं हो तो फिर क्या करें, वहाँ विखंड और संलयन में अंतर भी वहाँ लिखा ही है, ये भी हो जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। गाउस के नियम द्वारा अनंत लंबाई के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक बनाना, यानी E बराबर के लेमडा बाई आर, सॉरी 2 के लेमडा बाई आर, ये व्यंजक बनाना था, है ना। 2 के लेमडा बाई आर ये व्यंजक बनाना था, बना लेंगे, नहीं बनाए कुछ नहीं कर सकते बेटा। विद्युत क्षेत्र का व्यंजक अक्षीय रेखा पर, तो ई अक्षीय का व्यंजक क्या हो जाएगा, 2 के पी वेक्टर डिवाइड बाई आर क्यूब। कार्यक्रम समाप्त। ये वाला ये व्यंजक मैंने कहा था ना, अक्षीय या निरक्षीय कोई ना कोई आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब आप नहीं पढ़ पाए तो कुछ भी नहीं किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ यही बता दूं क्या इसको भी, एम्पियर के परिपत्य नियम के अनुसार अनंत लंबाई के धारावाही तार के कारण आर दूरी पर, तो म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई आर, वो व्यंजक बनाना था आपको। ठीक है, जो भी बाकी चीजें आवश्यक चित्र वगैरह बनाना था। ये कह रहा है कि एक आवेशित कण एक समान रूप से चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर बनाते हुए गतिशील है, इसके आवर्तकाल में चूड़ी अंतराल के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए, आवश्यक चित्र बनाइए। ये भी इजी है। ये मान लो नहीं हुआ तो ऊपर वाला तो हो ही जाना चाहिए। अब इनमें से कौन से क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन करना वो बताना, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं फटाफट से निपटा रहा हूँ। अब देखो अर्ध तरंग दिष्टकारी की कार्यविधि समझानी है ना, परिपथ चित्र द्वारा। ये वाला टॉपिक अभी मैं जो आप बच्चों को जो ऑफलाइन मुझसे पढ़ने आते हैं उनके लिए चैप्टर मतलब बाकी है, तो ये वाला चैप्टर पढ़ाया नहीं, लेकिन इस चैप्टर में ये वाला यहाँ तक पढ़ा दिया था। पीएन संधि का निर्माण के समय 2 प्रकार की प्रक्रिया होती है, एक तो विसरण और एक अपवन या अफवाह। ठीक है, उनको डिटेल में समझा दिया, उसको आप कर सकते थे, नहीं किया कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद में फेजर आरेख, एलसीआर परिपथ, अगेन जिन बच्चों को मैं पढ़ाता हूं उनके लिए अभी अल्टरनेटिंग करंट पढ़ाना बाकी है, तो वो आप छोड़ सकते हैं। हाँ, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ये भी उसी में आता है अल्टरनेटिंग करंट में, ये भी वही हो जाएगा। ये वाले तो दोनों ही करवा रखे भाई, इसमें तो किसी को दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, ये तो बहुत सिंपल है ना, डेरिवेशन। अब देखो बेटा मुद्दे की बात सुनो, अब तुम यहां तक आई गए हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सिंसियर स्टूडेंट तो ही, तो आप फिजिक्स में यदि अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो पी को ध्यान रखना, पी फॉर प्रैक्टिस। यदि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, भूल जाना कि नंबर आएंगे, बोर्ड एग्जाम में नहीं कर पाओगे। और आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि अब तक आपकी कैसी तैयारी है और मैं क्या हेल्प कर सकता हूं आपकी। जब आप मुझे बताओगे तो मैं आपको गाइड करूंगा
आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जिनकी तुम्हें प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। अब बताऊंगा ही, यदि जरूरत हुई तो सॉल्व भी करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपके एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दूंगा और फिल इन दी ब्लैंक्स की प्रैक्टिस करवा दूंगा, शॉर्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दूंगा, डेरिवेशन की प्रैक्टिस करा दूंगा, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करवा दूंगा। और क्या चाहिए, बाकी करना तो आपको ही बेटा, है ना। कहते हैं ना कि रास्ता दिखाया जा सकता है, चलना आपको ही है, ठीक है। और एक चीज, बहुत जल्द बहुत ही अच्छी खबर आपको भी सुनने को मिलेगी। 31 तक आप वेट कीजिए। 31 को एक शानदार जो है ब्यावर और ब्यावर के आसपास पढ़ने वाले बच्चों के लिए शानदार, जानदार और जबरदस्त भूतों ने भविष्यति, आज दिन तक शायद ही ब्यावर के किसी इंस्टीट्यूट ने ऐसा नहीं सोचा होगा, ऐसा नहीं किया होगा, वैसा साइंस एकेडमी ब्यावर करने जा रही है। मिलते हैं, तब तक के लिए ये सॉल्यूशन आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। मैं उम्मीद करता हूं कि कम से कम यहाँ कोचिंग में पढ़ने वाले बच्चे तो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि तुम्हारा पेपर कैसा गया, कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है, जय हिंद।